नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। नीट के बाद अब यूजीसी नेट की परीक्षा दागदार हो गई। हालात कुछ ऐसे बने कि 24 घंटे के अंदर परीक्षा को रद्द करना पड़ा। 9 लाख से ज्यादा बच्चों की मेहनत और उसके बाद एग्जाम देना निरर्थक हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक और एग्जाम पर सवाल। देश के युवाओं के लिए इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। एक तो नौकरियां नहीं, ऊपर से एग्जाम का यह हाल। क्या परीक्षा से जुड़े हमारे तमाम सिस्टम फेल हो चुके हैं? जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? साफ सुथरी परीक्षा कैसे सुनिश्चित होंगी? यही वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, पहले हम वो सुनते हैं। तो आज डिबेट इसी पर है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे। पहले नीट में गड़बड़ी सामने आई, मामला कोर्ट में है और अब यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 18 जून को परीक्षा हुई थी और 18 जून को जो परीक्षा हुई थी वो 317 शहरों में 1200 के आसपास सेंटर्स थे जहां पर बच्चे बैठे थे और वहां पर 9,09,000 के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी थी। लेकिन अगले ही दिन यानी कि 19 तारीख को ही शाम आते आते ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो ये कि परीक्षा की जो पवित्रता है वो भंग हुई है, यानी पवित्रता भंग होने का शक है। फिर इसके तार बिहार से जुड़े कुछ लोग ऐसे भी सामने मिले जिन्होंने ये स्वीकार किया, कबूल किया कि उनको एक रात पहले इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर मिला था। रात भर उन्होंने उस पर रट्टा मारा और सुबह वही पेपर उनके सामने था जिसे वो देकर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माना ये बात को कि जो डार्कनेट पर पेपर मिला था, जब उसका मिलान यूजीसी नेट के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से किया गया तो काफ़ी हद तक मिला और उसी वजह से फिर यह तय किया गया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही वो संस्था है जिसने नीट भी कराया था, जिसने यूजीसी नेट भी कराया है, जिस पर ये परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है और ऐसे में उसकी साख पर भी सवाल उठ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। सुनिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान को सुना आपने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। उन्होंने कहा है कि अफवाह ना फैलाई जाए, छात्रों का हित सर्वोपरि है सरकार के लिए। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ
प्रोफेसर फुरकान कमर साहब, आप पूर्व वाइस चांसलर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट अक्षय वाजपेयी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर दिनेश वार्ष्णेय जी, पूर्व डिप्टी DSW हैं DU के। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। फुरकान साहब, अक्षय जी, दिनेश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा फुरकान साहब आपसे है। फुरकान साहब, नीट और उसके चंद दिन बाद UGC नेट, नीट में गड़बड़ी की बातें सामने आई, मामला कोर्ट में, UGC नेट को रद्द ही करना पड़ गया। NTA जिस वजह से बनाई गई थी, क्या वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है? साख पर बट्टा लग गया NTA के? आसिफ साहब, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2013 में जब यूजी नीट को कंपलसरी किया गया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपेक्षाएं नीट से की थी। लेकिन इस समय अब ये साबित हो रहा है कि नीट मतलब एनटीए उन अपेक्षाओं पर पूरी नहीं उतरी है। उसको जितनी तैयारियां करनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं हुई हैं, और इनके पीछे कुछ कारण हैं। देखिए, अभी मैं मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, और उन्होंने एक बात तो बड़ी अच्छी की कि ये क्लैरिफाई कर दिया कि यूजी नीट और यूजीसी नेट दोनों के उसमें कुछ अंतर था। वहां पर एक बहुत ही खास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि पेपर लीक हुआ है और ब्रॉड लेवल पर लीक हुआ है, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। नीट के बारे में उनका कहना था कि कुछ जगहों से ये कंपोनेंट आई है। मेरा अनुरोध ये होगा कि केवल इसको बिहार तक सीमित करके न देखा जाए। बिहार में कुछ केसेस पकड़े गए, कुछ केसेस गोधरा मतलब गुजरात से हमारे सामने आए। यानी एक बार जब कहीं पर कोई एक कंप्रोमाइज हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि और दूसरे कंप्रोमाइजेस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं। मैं ये बात मानता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने बहुत मेहनत की, उनके अच्छे अंक आए, और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और किसी भी टेस्ट को कैंसिल करना और उसको दोबारा करना बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ होता है। लेकिन इस समय हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था और जिस प्रकार से एडमिशन्स होते हैं उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखना, उनकी खोई हुई विश्वसनीयता को दोबारा हासिल करना, ये बहुत जरूरी है, ताकि विद्यार्थियों में ये विश्वास जगे कि वो जो इम्तिहान दे रहे हैं उसका रिजल्ट मेरिट की बेसिस पर होगा। ये अत्यंत आवश्यक है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं फुरकान साहब लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश वार्ष्णेय जी हमारे साथ हैं, पूर्व डिप्टी DSW हैं DU में। डॉक्टर दिनेश जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि अगली बार जब कोई छात्र नीट की परीक्षा देने जाएगा, IIT JEE देने जाएगा, नेट देने जाएगा, UGC नेट, वो कैसे अपने मन को समझाए कि वो जो परीक्षा देने जा रहा है वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी, उसके साथ किसी तरह की धांधलेबाजी नहीं होगी, और उसने पूरी मेहनत से जो सिलेबस पढ़ा है उसके बगल में बैठा छात्र एक रात पहले किसी पेपर को पढ़ के नहीं बैठा होगा और वो टॉप नहीं कर जाएगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके प्रश्न भी बिल्कुल वैलिड हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जी। बच्चे के दिमाग में हमेशा एक डाउट बना रहेगा कि जो मैं पेपर दे रहा हूँ, क्या मेरे पेपर की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज तो नहीं होगी, जैसे जे नेट की हुई है। उसी NTA ने वो भी लिया और उसको इन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज हुई है, उसको मान लिया इन्होंने। अब या तो ये इसके बहुत सारे मॉडस ऑपरेंडी हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें आज तक पेपर लीक नहीं हुए, उनके सिस्टम को पढ़ा जाए। मेरा ये मानना है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी यूज करके इस पेपर लीक की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। क्वेश्चन पेपर को मल्टीपल सेट्स में बनाना चाहिए। सुबह अगर 9 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 8:30 बजे लॉटरी खुलनी चाहिए, और 8 बजने के 15 मिनट पहले वो पेपर अपलोड होना चाहिए, जिससे कि कोई बीच में इंटरवेंशन ही नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आप ऑब्जर्वर सिस्टम के थ्रू क्वेश्चन पेपर भेजते हो एक दिन पहले, तो वो ऑब्जर्वर बहुत इंटीग्रिटी के होने चाहिए और उसमें नॉन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अभी तक जितनी भी हमने ये देखा है कि बाय एंड लार्ज जो पेपर लीक होते हैं वो लोअर लेवल से लीक होते हैं, या वो उस एजेंसी से लीक होते हैं जो एजेंसी कंडक्ट कर रही है एग्जाम, वहां पे करप्शन है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मोस्ट ऑफ दी एजुकेशन बॉडीज जो हैं, जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं शिक्षा की,
उनमें इस तरह से रंग को भरा गया है, उस तरह से अपने लोगों को भरा गया है मौजूदा सरकार द्वारा कि उसकी इंटीग्रिटी वहीं पे कंप्रोमाइज होती दिख रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा में ऐसा पता लगता है कि एक सेंटर पे लीक हो तो अरे भाई समझ में आता है, ये कई जगह सेंटरों पे लीक होता हुआ पता लग रहा है। कौन सा अरुणाचल प्रदेश में तो लीक हो रहा है, गुजरात में तो लीक हो रहा है, बिहार में तो लीक हो रहा है, 14-15 राज्यों में लीक होता हुआ पता लग रहा है। तो इसका मतलब कोई मॉडस ऑपरेंडी सिर्फ एक जगह से काम नहीं कर रही है, एक कोई सेंट्रलाइज एजेंसी मॉडस ऑपरेंडी है जहां से ये काम कर रही है। तो उसके 3-4 तरीके हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जाए। सिर्फ आरोप लगाने से ही काम नहीं चलेगा। पहली बात की इसमें बड़ी सख्ती से सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के अंतर्गत इसकी न्यायिक जांच की जाए ठीक बात। और ईमानदारी से पेपर को या चाहे बेशक कैंसिल करना पड़े एक बार, मेडिकल जो एग्जाम है उसको थोड़ा टाला जा सकता है, काउंसलिंग को टाला जा सकता है, पूरे सेमिस्टर को थोड़ा 10-15-20 दिन के लिए किया जा सकता है, सैटरडे ऑफ किए जा सकते हैं, सैटरडे ऑफ बंद किया जा सकता है, उनके बच्चों की क्लासेस को कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 5 बार ऐसा किया है कि अगर हमने स्ट्राइक की है या किसी कारण से या कोविड के कारण से बच्चों का सिलेबस मिस हुआ है या क्लासेस मिस हुई हैं, तो हमने सैटरडे खुद टीचरों ने कहा कि सैटरडे अब ऑफ डे नहीं लेंगे, हम खुद पढ़ा लेंगे, हम खुद क्लासेस को लेंगे। वो टीचर समझते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल से लीक हो रहा है ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स एजुकेशन बॉडी में बिठा रखे हैं, इनको तो पहले बाहर नहीं तो फिर तो सवाल सीधा उठ गया, अगर आपने ये उठाया है कि क्या पेपर लीक हो रहा है कि करवाया जा रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं और इत्तेफाक की बात देखिए कि हमें बदलते युग में जहां चीजें और फुल प्रूफ होनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी की मदद से, वो ज्यादा कमजोर होती जा रही है। इसीलिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अक्षय बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, वो जो एक टेक्निकल पहलू है वो जानने के लिए। अक्षय जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है आपसे। ये तकनीक के इस दौर में उम्मीद तो बेहतरी की होनी चाहिए थी कि पेपर बिल्कुल लीक ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेट में पीएससीज निकलते हैं, कोई भर्ती परीक्षा निकलती है, या फिर सेंटर जो लेवल पर जो भर्ती जो परीक्षाएं निकल रही हैं, एक के एक बाद वो लीक होते जा रहे हैं। होता कैसे है ये? तो बेसिकली इन सब चीजों में हमें जो ध्यान देना है, हमें प्रॉक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉक्टर्स आप में कह लीजिए एक सर्विलांस मेथड जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में फॉलो होता है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं उसमें प्रॉक्टर्स का आपको सर्विलांस करना चाहिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, ताकि उस जो भी कोई लूप होल हो अगर किसी भी सेंटर में या किसी भी इंफ्रा में, तो वो हमें आइडेंटिफाई कर सके। दूसरी चीज, अगर हम बात करें नीट की और यूजीसी नेट की, तो ये दोनों ही पेपर ऑफलाइन मोड में हुए हैं। अगर एनटीए को ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट करना है तो वो एक सेफ लॉकर प्रोवाइड कर सकती है। सेफ लॉकर के थ्रू एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर वो प्रोवाइड करे सेंटर को, और हाफ एन आवर या 1 आवर के पहले तब पासपोर्ट दे, जब वो पासपोर्ट दे तभी वो फॉलो हो, तभी वो ओपन हो और उसके बाद ही वो पेपर एक्सेस कर पाए। इस तरह का कुछ हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। जब तक ये चीजें फॉलो नहीं होंगी सर, तब तक मुश्किल है ये चीज कह पाना कि हम आगे या भविष्य में किसी भी पेपर लीक को जो ऑफलाइन मोड में हो रहा है उसे हम रोक सके। और ये ऑफलाइन मोड में जो ये जो पेपर पहुंचते हैं, जिनके एनवेलप की सील टूटती है, सेट्स निकलते हैं, उस मसले पर कुछ किया जा सकता है अक्षय जी कि नहीं? सर ये तो बहुत ही पुराना मैकेनिज्म है। अभी दुनिया एआई की तरफ आगे बढ़ रही है और हम अभी भी वही सील ठप्पे में अगर चल रहे हैं, तो फिर तो हमें नई चीजें अडॉप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं तो इसका मतलब अक्षय जी, क्या हमें सारी परीक्षाएं अब ऑनलाइन करनी चाहिए कि बच्चा सिस्टम पर बैठे, लैपटॉप पर बैठे, जो भी व्यवस्था हो, और बस एन पहले आपको पेपर सामने आए? बिल्कुल सर, ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम, और अगर हमें ऑफलाइन प्रोवाइड करना है तो हम जो भी सेफ लॉकर हम प्रोवाइड कर रहे हैं सेंटर को, उसका हम पासपोर्ट ही हाफ एन आवर पहले रिट्रीव करें सेंटर को, तभी वो ओपन हो। ये भी एक अच्छा तरीका है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शिक्षाविद डॉक्टर एनडी जसूजा साहब भी जुड़ गए हैं। जसूजा साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि ये छात्रों के लिए कितना परेशानी भरा है। बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, एग्जाम की, कोचिंग की, पेपर देते हैं, और ये हकीकत बात है कि पहली दफा में जिस एनर्जी, एंथुजियाज्म और जील के साथ बच्चा जुटता है, बार बार फिर वो उतनी एनर्जी, उतनी जील वो बच्चों में नहीं रहती। ये बड़ा कॉमन सा है।
जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सीरीज चलाई है पेपर आउट और पेपर लीक के प्रकरण जो लगातार पिछले कई महीनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी। ये इतना संगीन होता जा रहा है और ये हर एक राज्य की कहानी है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, वो इस समस्या से जूझ रहा है। खास तौर से एनटीए ने जब एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ली है, उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने होंगे। यहाँ पर माननीय फुरकान कंवर साहब बैठे हैं, का जो पास्ट एक्सपीरियंस है विश्वविद्यालयों का, ये भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जो सेंटर आइडेंटिफिकेशन है एनटीए द्वारा, सबसे पहले जो सेंटर्स रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं जहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाना है, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी चेक, वहां पर क्या स्टाफ है, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, अगर ऑफलाइन मोड में, जैसा आपने अभी बताया कि क्या हम ऑनलाइन मोड में जाएं या ऑफलाइन, दोनों ही मोड अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं, सपोज ऑफलाइन मोड ऑप्ट करते हैं, तो हमें थर्ड पार्टी की आवश्यकता पड़ती है। ओएमआर सीट स्क्रीनिंग है, ओएमआर सीट ड्राफ्टिंग है, और कई सारी ऐसी इसमें प्रोसेस है जिसमें थर्ड पार्टी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाती है, कई बार डाउट क्रिएट करती है, और वहीं से ही अल्टीमेटली पेपर लीक के जो चांसेस हैं वो बनते भी हैं। रही बात ऑनलाइन की, जैसा अभी हमारे साइबर एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऑनलाइन में हम जिस जनरेशन में बैठे हैं अभी, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन को, इन सब चीजों को कर्व करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हम उसमें ऐसे चेक पॉइंट्स रखें, ऐसे राइडर्स लगाएं जहां पर इस तरह की सारी समस्याओं से पीछा छूटा जा सके। जैसे बायोमेट्रिक का एक अच्छा एग्जांपल है फेशियल रिकॉग्निशन, आई कॉर्निया, थंब इम्प्रेशंस, और इसके अलावा आईपी, जो फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड आईपी कैमरास हैं, वो इंस्टॉल हों। फैसिलिटीज अगर हैं किसी सेंटर के पास में, ये इंश्योर करना होगा एनटीए। एनटीए अगर सेंटर प्रॉपरली आइडेंटिफाई करता है, वहां के स्टाफ जिनकी रजिस्ट्रेशन चेक करे, वहां पर कितने समय से वो थर्ड पार्टी रिकॉर्ड है, थर्ड पार्टी का क्या रिकॉर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सब चीजें थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। एक पॉइंट आया था कि प्रोक्टर्स हो, नो डाउट, प्रोक्टर्स एज वेल एज ऑब्जर्वर्स, ये भी बहुत जरूरी है। हर एक सेंटर में एग्जाम होने से एक वीक पहले ये जाए। जनरली क्या होता है, ये जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, इनकी संख्या छात्रों की बहुत ज्यादा होती है, और इनको रेगुलेट करने के लिए उतनी ही बड़ी मैन पावर की भी जरूरत ठीक है। ये बात। बात सरकारों को, राज्यों को और यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को समझनी होगी। समझनी ही और पड़ेगी, वरना फिर ये एनटीए, घटनाएं चलती रहेंगी। मैं जसूदा साहब लौट रहा हूं आपके पास। फुरकान कमर साहब, ये कितना मुश्किल है, जैसा अक्षय जी कह रहे थे, क्या जो आप सेफ लॉकर के जरिए से अगर चीजें पहुंचा दें, हमारे देश में 140 करोड़ 150 करोड़ की देश में कितने लोग डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास हर सेकंड ओटीपी पहुंच रहे हैं। क्या आप एन 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उन डिजिटल लॉकर्स के लिए ओटीपी की शक्ल में पासवर्ड नहीं पहुंचा सकते? या जैसे जसूजा साहब कह रहे हैं कि कोई कम से कम फेशियल रिकॉग्निशन या फिर आपके बायोमेट्रिक कुछ इंप्रेशन हो, जिससे कम से कम ये तो पता लगे कि किस वक्त चीज लॉगिन हुई, एंटर हुआ, कौन वो शख्स था जिसने वक्त से पहले चीजें खोल ली। जवाबदेही तय करने में कुछ तो आसानी होगी कि नहीं होगी? अगर हम इस युग में भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर तो हम पत्थर रगड़ के चिंगारी बनाएं, फिर क्या करेंगे? यही करेंगे। आसिफ साहब, दो चीजें हैं। अभी तक हम इस समस्या को के प्रोसीजर और प्रोसेस पर बात कर रहे हैं। अगर प्रोसेस और प्रोसीजर पर बात करनी है तो ये बिल्कुल सही है कि हम टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। और मैं ये कहूँगा कि अगर जिस तरह से अभी चल रहा है, तो चाहे हम ऑफलाइन एग्जाम करें या ऑनलाइन एग्जाम करें, उसके कंप्रोमाइज होने और उसको मैनिपुलेट करने की संभावनाएं बनी रहेंगी और बल्कि बढ़ जाएंगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम करते हैं तो आपको सिर्फ ऐसे सेंटर चाहिए जहां के मेज कुर्सी हो। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम करते हैं तो आपको जो है वो मेज कुर्सी के साथ साथ कंप्यूटर्स और सिस्टम्स भी चाहिए होंगे। और जाहिर है कि ऐसे संस्थाएं हमारे देश में बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पद्धति अपना रहे हैं कि एक दिन में एक ही समय पर सारे एप्लीकेंट्स का इम्तिहान हो, ये अपने आप में संभव नहीं है। और अगर हम संभव बनाने की कोशिश करेंगे असंभव को, तो इस तरह की परेशानियां आती रहेंगी।
आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ी सी प्लानिंग करें, हम थोड़ी सी तैयारी करें, हम बहुत तेजी के साथ कदम न उठाएं। और यह हो सकता है कि अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम की तरफ नहीं जा सकते तो कम से कम हम इतना तो कर दें कि साल में 2-3 बार ये एग्जाम कर दें, तो कम सेंटर से ज्यादा लोग एग्जाम दे सकेंगे और अपनी कन्वीनियंस पर एग्जाम दे सकेंगे। आयल्स इसी तरह से होता है, जो दूसरे एसएटी इसी तरह से होता है, टॉफल इसी तरह से होता है। हम उनके सिस्टम से क्यों नहीं सीख सकते? और इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। ये बात तो हुई प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट की। लेकिन मेरा ख्याल हम लोगों को बात इस पर भी करनी चाहिए कि ये जो एनटीए है ये बहुत पुरानी संस्था नहीं है, ये नई संस्था है। और एक नई संस्था से अपेक्षाएं आप जितनी कर लें, लेकिन जब तक कि उसमें तैयारी नहीं होगी, निवेश नहीं होगा, तब तक वो संस्था सक्षम नहीं होगी काम को अच्छा करने के लिए। तो एनटीए अभी भी एक छोटी संस्था है और उसके ऊपर एक के बाद एक बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो लागू कर दिए गए। और ये टेस्ट केवल एक टेस्ट नहीं होता, बल्कि वो 38 सब्जेक्ट में और 78 सब्जेक्ट में और सीयूईटी में और नीट में ये सारे एग्जाम उनको कराने पड़ते हैं। और ज्यादातर ये काम ये थर्ड पार्टी तो से क्या लेते फुरकान हैं। साहब आप ये कह रहे हैं कि एनटीए को जो संसाधन मुहैया कराए गए सरकार की ओर से वो पर्याप्त नहीं है? गलती एनटीए की नहीं है बल्कि एनटीए को मिले संसाधनों की और प्रदान करने वाले संस्थानों की है? संसाधनों के उपयोग की बात है। देखिए, एनटीए को बजटरी सपोर्ट तो बहुत कम मिला होगा। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स और एनुअल अकाउंट्स मुझे नहीं मिल पाई उनकी वेबसाइट पे। लेकिन मुझे लगता है कि टेस्ट के पैसे वो इतने कलेक्ट कर लेते हैं कि अगर वो चाहें तो अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बात उसके उपयोग और प्रयोग की है। तो ये बात तो मैं कह रहा था कि प्रोसेस में है। ये तब है जबकि आप ये मान लें कि केवल एक वन नेशन वन एग्जामिनेशन और एक सेंट्रलाइज सिस्टम ही अच्छा सिस्टम है। मैं ये कहूंगा कि अपना देश बहुत बड़ा है, अपना देश बहुत डाइवर्स है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज है और हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जाना ठीक, पड़ेगा। मैं इस पे आता हूं आपके पास। डॉक्टर दिनेश मेरा आपसे एक सवाल है सर। देखिए, स्टेट्स में अलग अलग परीक्षाएं हो रही थी। सेंटर में आईआईटी जेईई अलग हो रहा था, नीट अलग हो रहा था। उन सबको सेंट्रलाइज करने के लिए एक एनटीए लाया गया। अब अगर एनटीए भी उन चीजों को नहीं संभाल पा रहा है तो फिर मैं आपके तजुर्बे का लाभ लेते हुए पूछता हूं कि आपके पास क्या सुझाव है, अब क्या किया जाए? देखिए आशिफ भाई, मेरा ये मानना है, मैं प्रोफेसर फुरकान की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम एग्जामिनेशंस का नहीं होना चाहिए इंडिया में। उसका रीजन ये है कि जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया की है उसमें वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे सिस्टम में भी मिलती है, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी में भी मिलती है, ढांचागत सुविधाओं में भी मिलती है, शिक्षण संस्थाओं की डेंसिटी में भी मिलती है। वो पूरे समाज के हर पहलू में रिफ्लेक्ट होती है। मेरा ये मानना है कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा केंद्रीयकरण कर दिया गया है। मैं खुद कम से कम 15 एग्जामों में ऑब्जर्वर रहा हूँ और अगर ऑब्जर्वर चाहे तो एक पत्ता नकल का नहीं हो सकता। ठीक बात है, मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ इससे। एक पत्ता नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे को एक बार एक सेंटर पे भेजा गया और मुझे बकायदा फोन आया वाइस चांसलर साहब का कि ये सेंटर ट्रबलसम है, इसलिए हम आपको भेज रहे हैं, यू आर ए डी। मैंने ठीक है सर। मैंने वहां जाके पुलिस ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस में लिया। बहुत ज्यादा विंटर नहीं थी। मैंने कहा इसमें क्या ऐसा ठंड है कि इन सारे बच्चों ने टोपी पहनी। मैंने सारे बच्चे टोपी उतार के पहले दिखाओ। आप विश्वास करेंगे कम से कम 20% बच्चों ने वॉशरूम जाके 15 मिनट पहले ही एग्जाम शुरू होने से पहले अपनी टोपियां सरेंडर कर दिया। तो ऐसा नहीं, अगर आप चाहो तो बहुत सख्त नजर रख सकते हो। प्रॉब्लम सिर्फ ये कि इन्विजिलेटर्स कौन है। प्रॉब्लम जो होती है, जिस स्कूल में आप सेंटर रखते हो ना, वहां पर प्रोफेसर तो इन्विजिलेटर जाते नहीं, क्योंकि ये बहुत कम पैसा देते हैं, 200, 250, 300, 500, 700 रुपए देते हैं और वो इन्विजिलेटर के 6 घंटे लगते हैं। तो ये वो स्कूल टीचरों को रख लेते हैं, कर्मचारियों को रख लेते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज किए होते हैं। नहीं, फिर वो कई बार ऐसा होता है कि आपने बिल्ली को जिम्मेदारी दी थी रखवाली की, लेकिन वो फिर वो दूध की रखवाली बिल्ली को अगर दे देंगे
या उसमें अगर वो आपदा में अवसर ढूंढने लगे तो फिर तो हो गया आपका पेपर और पेपर की पवित्रता। मैं जरा लौट रहा हूं इस पर आपके पास वार्ष्णेय साहब। मेरा जसूजा साहब आपसे एक सवाल, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं जिस पर दिनेश जी ने अभी अभी जिम्मेदारी डाली कि देखिए ये चीजें दो तरीके से हैं, या तो एनटीए ऊपर से चीजें लीक हो जाएं, अगर लीक होंगी तो कई जगह से पेपर लीक हो जाएगा, नीचे से लीक होंगी तो कुछ सेंटर्स पर या किसी रीजन स्पेसिफिक में चीजें सामने आएंगी, जैसा कि अभी यूजीसी नेट में दिख रहा है। तो नीचे स्तर तक जब आप अपनी मजबूती नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा, आप ऊपर से जितने मर्जी आप प्रॉक्टर लगा लीजिए, आप कोशिशें कर लीजिए, आप सेंट्रलाइज कर दीजिए चीजों, क्या फायदा? आसिफ साहब, जैसे आपने जो पूछा कि अगर ऊपर से चीजें सही नहीं होंगी तो इसका क्या फायदा। इससे पहले मैं एक बात जरूर इसमें रखना चाहूंगा जो खान साहब ने कही थी कि एनटीए एक नई संस्था है, और एनटीए जो एक दूसरा पॉइंट आया था कि क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इस बात को लेकर थोड़ा सा मैं असहमत रहूंगा, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन सर जो थोड़ा किया छोटे है में इसके अक्षय जी पीछे के पास भी जाना है केंद्र मुझे। सरकार का, बिल्कुल केंद्र जी। सरकार का जो लॉजिक है, बेसिकली अगर हमें डिसेंट्रलाइज करना है तो क्यों ना इस सेंट्रलाइज सिस्टम को ही डिसेंट्रलाइज करके देखा जाए। अगर सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन को राज्य सरकारें पूरे सपोर्ट के साथ कंडक्ट करवाने का जिम्मा लेती है, जी। और केंद्र सरकार इस पूरे बड़े एग्जाम्स में जितने भी ऑब्जर्वर्स रिक्वायर्ड हैं, मैन पावर रिक्वायर्ड हैं, वो अवेलेबल करवाती है, तो ऊपर से भी शक्ति आपको जाहिर सी बातें दिखेगी और वो नीचे भी परकोलेट होगी, और वहां पर सब जगह ये जो स्थिति है वो गर्भ हो सकती है, और ये एग्जामिनेशन जो है पूरी अच्छी तरह से करवाई जा सकती है। ठीक, एक आखिरी सवाल 30 सेकंड अक्षय जी, आपके पास टेक्निकली इसका क्या सॉल्यूशन है, कुछ है सॉल्यूशन? दिनेश जी, जसूजा जी और फुरकान साहब सुनना चाहते हैं, मैं भी। सर अगर सेंटर को ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो फिर वो टू एंड फ्रो चेन ऑफ कस्टडी फॉर्म करे। चेन ऑफ कस्टडी में एग्जामिनेशन सेंटर लास्ट सिग्नेटरी अथॉरिटी होगा, तो उसमें हमारे पास ये चीज भी क्लैरिफाई हो जाएगी कि किस सेंटर से पेपर लीक हुआ है और किस, जो बात मैं कह रहा था, ठीक बात। तो चेन ऑफ कस्टडी अगर ऑफलाइन मोड में ही एनटीए को कंडक्ट करना है किसी भी एग्जामिनेशन को, तो चेन ऑफ कस्टडी टू एंड फ्रो उसे फॉलो करना चाहिए। तो वो चीज, वो एक बेहतर ऑप्शन है सर। और टोटल देखो ऑनलाइन इतनी बड़ी तादाद में ऑनलाइन तो बहुत मुश्किल है अभी, सही बात है। ऑनलाइन में तो सर एक ही ऑप्शन है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलरली ऑडिट होना चाहिए उसका, ताकि जो भी कोई लूप होल हो सिस्टम में या सेंटर में तो वो हमें समझ। लूप होल का तो ऐसा है सर, देखिए अभी तो ऑनलाइन हमारे यहाँ वोटिंग भी हो जाती है, फिर उसमें भी हैकिंग के आरोप लगते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई, फिर पता लगा ये भी आरोप लगने लगे कि साहब सिस्टम हैक हो गया था, और सिस्टम तो हैक हो ही सकता है क्योंकि उसमें तो वाईफाई और उस वक्त ब्लूटूथ रहेगा ही रहेगा। खैर ये भी एक दिलचस्प चीज है। बहुत धन्यवाद है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। फुरकान साहब बहुत शुक्रिया, दिनेश सर, जसूजा साहब, अक्षय जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।